निशान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राधे राधे। देखिए, आज हम विगत वर्ष की तरह फिर आपके सामने 10th RVC राजस्थान बोर्ड हिंदी का पहला जो पेपर हमारा टेस्ट सीरीज का हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, विगत वर्ष भी हमने निशान क्लासेस की टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया था, उसका बच्चों को भरपूर लाभ मिला और पूरे राजस्थान में हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए जाने जाते हैं, बोर्ड के लिए जाने जाते हैं, पर टेस्ट सीरीज हमारी बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं सभी बच्चों से कि निशान क्लासेज की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें और उसके जितने भी पेपर हैं, 6 विषय के पेपर हैं 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में साइंस, आर्ट्स और एजी सबके पेपर हमारे पास उपलब्ध हैं। तो अवश्य आप लोग निशान क्लासेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, पेपर सॉल्व करें, वीडियो सॉल्यूशन देखें, तो आपको ज़रूर परीक्षा में लाभ होगा, आपका रिजल्ट सुधरेगा। इसी आशा के साथ हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं और मैं आज अपना हिंदी का पेपर था H1, उसका मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं। आप देखिए, हिंदी का H1 देखिए, अपना जो पहला ही क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूरा हमने बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, विगत वर्ष के पेपरों के अनुसार हमने सारे क्वेश्चन पेपर का सिलेक्शन किया है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बोर्ड में अधिकतम क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। यदि आपको भरोसा नहीं हो तो पिछले साल 2025 का पेपर और हमारे टेस्ट पेपर आप फिर एक बार निशान क्लासेज की ऐप पर जाके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक्चुअल में जैसा कहा जा रहा है वैसा ही होता है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा ऑब्जेक्ट वाला आता है, वस्तुनिष्ठ आता है और इसमें देखिए 12 क्वेश्चन देता है बोर्ड। पहला क्वेश्चन हमारा व्याकरण का है कि हिमालय में संज्ञा है। अब जो हिमालय शब्द है इसमें आपको संज्ञा देखनी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं कि हिमालय शब्द में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। तो हमारा आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक। ठीक, क्योंकि संज्ञा से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपको शब्द देके संज्ञा पूछी जाए या डेफिनेशन में से क्वेश्चन बनाया जाए, पर संज्ञा का जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हैं, 2 भागों में बांट दिया जाता है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक, तो पहला आंसर क्या होगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं। काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। देखिए, ये अपना दूसरा जो आंसर है बी ऑप्शन, 3 भेद होते हैं, क्योंकि हमारे काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, ये 2014 में इसी प्रकार का क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड ने पूछा था। ठीक, यदि इसी प्रकार से 2025 में जो क्वेश्चन आया था राजस्थान बोर्ड का पहला ही क्वेश्चन था कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, ये 2025 का क्वेश्चन है जो हमारे टेस्ट पेपर में हमने दे रखा था। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, तो याद रखना है। कर्म के आधार पर 2 हैं, सकर्मक और अकर्मक। काल के आधार पर 3 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक, आगे बढ़े। देखिए,
अगला क्वेश्चन है, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव के लिए, गोपी के लिए, श्री कृष्ण के लिए, सूरदास के लिए। तो मधुकर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो भ्रमर होता है, परंतु गोपियों ने व्यंग्यात्मक रूप में जो भ्रमर शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया है? उद्धव के लिए प्रयुक्त किया है। किसके लिए? उद्धव के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? उद्धव के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग किया? अब गोपियों ने किसके बहाने, मैंने अभी बताया था आपको, उद्धव पर व्यंग किया, कमेंट्स किया। किसके बहाने? भ्रमर के बहाने, कौवा के बहाने, कबूतर के बहाने, कोयल। तो हमारा आंसर क्या होगा? भ्रमर के बहाने। किसके बहाने? भ्रमर के। भ्रमर को उद्धव का प्रतीक मान करके और गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किए। तो किसके द्वारा किए? भ्रमर के द्वारा। तो आंसर क्या होगा हमारा? भ्रमर के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन, नाथ समुदन भंजन यारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है और पहली पंक्ति है, नाथ समुदन भंजन यारा, हे नाथ इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। अब यहां पूछा है कि नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है राम के लिए? नहीं। जनक के लिए? नहीं। परशुराम? यस। तो आंसर क्या होगा? परशुराम के लिए। क्योंकि श्री राम ने तो कहा था कि हे नाथ, हे स्वामी, हे ऋषि परशुराम, हे मुनिवर, समुदन, शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? परशुराम के लिए नाथ शब्द का प्रयोग किया गया है। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली पंक्ति है। यहीं से प्रसंग तुम्हारे पाठ्यक्रम में प्रारंभ हुआ है। ठीक। आगे देखिए, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा हुआ पाठ है, कहानी मास्टर मोतीलाल, छोटे लाल, पान वाले ने, कैप्टन ने। तो पहला ही आंसर हमारा सही है, मास्टर मोतीलाल। और ये होगा हमारा, मास्टर मोतीलाल ने इस मूर्ति को बनाया था। ये ड्राइंग मास्टर था, चित्रकला का मास्टर था, उसने इस मूर्ति को आकार दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, आप ध्यान से सुने, बार बार उनको देखें। बालगुण भगत पाठ की विधा है। विधा कहते हैं लेखन शैली। किस पाठ की लेखन शैली क्या है? ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। किसी न किसी पाठ की विधा पूछी जाती है। पिछले साल भी पूछा गया, इसे विगत वर्ष में पूछा गया। तो आप सुनिए, रेखा चित्र, नाटक, कहानी, संस्मरण। तो आपको याद होना चाहिए कि बाल गोविंद भगत राम वृक्ष वेनीपुरी के द्वारा लिखित क्या है? एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। ठीक। नेताजी का चश्मा क्या थी? एक कहानी थी, और ये तो क्या आपका रेखा चित्र है। तो रामवृक्ष वेनीपुरी के द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। ठीक। आगे बढ़ें। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक थे। अब देखिए आप, यशपाल नहीं, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष वेनीपुरी, मन्नू भंडारी। तो पिछले साल ही पूछा गया था नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक थे, ये पूछा गया 2025 में। और हमने क्या पूछा? बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम रामवृक्ष वेनीपुरी। कौन सा है? रामवृक्ष वेनीपुरी। ठीक। आगे देखिए,
माता का अंचल पाठ लिया गया है। अब देखिए, ये हमारा कृतिका वाली बुक है, उसमें 3 चैप्टर हैं आपके, 3 पाठ हैं। माता का अंचल, सना सना हाथ जोड़िए और मैं क्यों लिखता हूँ। पहला पाठ शिव पूजन साहे का है, दूसरा मधु कांकरिया का, और तीसरा जो पाठ है अपना अज्ञे जी के द्वारा लिखित है, मैं क्यों लिखता हूँ। तो माता का अंचल पाठ लिया गया है। देहाती दुनिया, जूझ, संस्कृति, युग धारा। तो देखिए इसमें आंसर गलत आ रहा है, देखिए। और माता का अंचल जो पाठ है वो आपका लिया गया है देहाती दुनिया, तो इसको क्रॉस करेंगे आप, ध्यान रखना, मिस्टेक हो गई है लिखते समय। देहाती दुनिया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए वाला है, ठीक। तो ये आंसर कटेगा यहाँ से, और ये आंसर ही है, कौन सा है, देहाती दुनिया, ठीक है। देहाती दुनिया से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देहाती दुनिया से लिया गया है, ये आपको आंसर लिखना है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, देहाती दुनिया सही है, ये वाला ऑप्शन युग धारा गलत है, ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखिए माता का अंचल पाठ के लेखक का असली नाम क्या था, ठीक। तो देखिए वैसे इसको भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर लेखक का जो वास्तविक नाम था ना, वो तो आपका तारकेश्वर नाथ था। क्या था, तारकेश्वर नाथ था, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा, तारकेश्वर नाथ। यदि पूछा जाए कि माता का अंचल पाठ के नायक तो भोलानाथ है, पर भोलानाथ का जो वास्तविक नाम पूछा जाए तो उनका जो वास्तविक नाम था वो तारकेश्वर नाथ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। राम डेश आएगा, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। तो आप ध्यान रखना, रामचरितमानस हमारा तुलसीदास जी के द्वारा लिखित एक लोकप्रिय ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसकी रचना ये हुई आपकी अवधी भाषा में हुई है। किस में हुई है, अवधी भाषा में। यदि इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता कि सूरदास की भाषा, यदि आपसे सूरदास पूछता तो सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो किस में लिखा है, ब्रज भाषा में। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है वो आपका किस भाषा में, अवधी भाषा में, ठीक। तो इसका आंसर होगा अवधी भाषा होगा। आगे बढ़े, देखिए वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि हैं। तो जो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो आपके तुलसीदास, नागार्जुन, सूरदास, जयशंकर प्रसाद। तो सूरदास कौन होगा, सूरदास। अब वात्सल्य क्या होता है, ये हमारे हिंदी में रस होते हैं, तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं है। 11 रस माने गए हैं, उनमें से वात्सल्य एक रस है। जब माता पिता का अपनी संतान के प्रति और संतान का माता पिता के प्रति जो प्रेम व्यवहार होता है, जो प्रेम का भाव होता है, वो हमारा होता है वात्सल्य। और इसी वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं सूरदास, क्योंकि सूरदास ने सूरसागर में बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण, माँ यशोदा, बाबा नंद की एक बाल लीलाओं का और माता पिता के प्रति जो प्रेम व्यवहार है उसका बहुत ही सुंदर, सरस, मधुर वर्णन किया है। इसलिए सूरदास वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने गए, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है। ये राजस्थान बोर्ड के द्वारा आपको 12 ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, आवश्यकता वाले, ठीक। आपको एक क्रम से लिखने हैं सब, उनमें ऑप्शन भी भरना है आपको, और उनका जो आंसर है वो भी साथ में लिखते जाइए। यही सबसे बड़ी अच्छी लेखन शैली होती है कॉपी तैयार करने की, ठीक। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अगला जो क्वेश्चन बनेगा रिक्त स्थान की पूर्ति आएगा। अभी माइनर क्वेश्चन पेपर चल रहा है हमारा, इसलिए हमने थोड़े क्वेश्चन कम ज्यादा कर दिए हैं।
वैसे आपके राजस्थान बोर्ड से 6 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को तो कौन संज्ञा कहते हैं? ये आएगा भाववाचक संज्ञा है। 3 होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ किसी गुण बताए जा रहे हैं, दशा बताई जा रही है, अवस्था बताई जा रही है और किसी भाव का बोध हो रहा है, तो ये आपका किस में होता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? भाववाचक संज्ञा। ठीक, आगे बढ़े। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ के नाप, तौल, ये मूल बात है, मात्रा को प्रकट करते हैं, उसे डैश कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो माप आ गया, तौल आ गया पदार्थ का, तो माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले जो विशेषण होते हैं वो होते हैं आपके परिमाणवाचक विशेषण। मूलतः विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो हर साल किसी न किसी एक विशेषण से जुड़ी हुई परिभाषा या कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ आपको परिभाषा किसकी दी है? परिमाणवाचक विशेषण की, और आपको रिक्त स्थान में परिमाणवाचक विशेषण भरना है, लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं हो, इसको ध्यान रखना, नहीं हो आ गया। अब कर्म नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा, वो क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होते हैं। और यदि यही आ जाता कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है तो वो क्रिया हो जाती है आपकी सकर्मक क्रिया हो जाती। क्यों? कर्म होता है तो सकर्मक, और कर्म नहीं होता है तो अकर्मक होती है। कर्म होगा तो सकर्मक और कर्म नहीं होगा तो अकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्ता तक सीमित रहती है, ठीक है, कर्ता तक सीमित रहती है। और सकर्म क्रिया कर्ता के अलावा कर्म पर प्रभाव डालती है। यदि कर्म पे प्रभाव डालेगी तो सकर्मक, और कर्ता तक सीमित रहेगी तो अकर्मक। यहां क्या पूछा है? कर्म प्रयुक्त नहीं होता, नहीं होता अकर्मक क्रिया। ठीक, देखिए, आगे क्वेश्चन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए, स्वयं के लिए करता है। अब देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में कि जिनका स्वयं के लिए प्रयोग करेगा वो आपके होंगे निजवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, सर्वनाम 6 होते हैं आपके। कितने होते हैं? 6। पूछा गया कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अपने हो गए ना पूरे। इस प्रकार से आपके सर्वनाम होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 सर्वनाम है आपके। ये प्रश्नवाचक हो गया, ये निजवाचक। यहां पूछा है कर्ता स्वयं के लिए तो निजवाचक। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है सर्वनाम का। अब देखिए, समास है हमारे पाठ्यक्रम में। समास का पिछले साल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा था हमारे टेस्ट पेपर में था कि यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में समास है। ये 2025 का क्वेश्चन आपके सामने है। और आप जानते हैं कौन सा था इसमें आपका अव्ययी भाव था, क्योंकि अव्यय शब्द था तो अव्ययी भाव। अब यहां पूछा दिगंबर, दिगंबर में समास है, कठिन है काफी। और दिगंबर शब्द क्या है? भगवान शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा कि दिशाएं वस्त्र जिसकी, दिशाएं वस्त्र जिसकी अर्थात भगवान शिव और शिव जी, इसे तीसरा अर्थ प्रदान है तो बहुव्रीहि। क्यों? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता,
और वहां पर किसी अन्य अर्थ की या तीसरे अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है, ये आपका बहुब्रीहि है। तो पिछले साल ये पूछा गया अव्ययी भाव का, हमने बहुब्रीहि का पूछा है। जरूर कोई ना कोई या तो डेफिनेशन संबंधी क्वेश्चन आएगा या आपको एक शब्द देगा, उसमें आपसे समास पूछेगा। ठीक, आगे बढ़े, देखिए आनंद आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक, ये आपका गद्यांश को ध्यान में, और ध्यान रखना आपका ये आपका अपठित गद्यांश है। ठीक है, ध्यान रखना है, अपठित अनसीन है। और अनसीन पैसे तो कि कहीं से भी आ सकता है। इसको आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक समझना है, समझ करके उन क्वेश्चनों के आंसर इसमें से छांटने का प्रयास करना है। सरल आता है, आसानी से आ जाएगा, काफी अच्छा है। देखिए ये दे रखा है हमने, पढ़ना है इसको, बाकी मेन तो आंसर हैं। करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग एवं सद्भाव रखते हैं। स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोना, उदारता, अनेक विचारों के आदान प्रदान के साथ हमारी समन्वयात्मकता मतलब सहयोग, दृष्टि आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को केवल भूभाग नहीं माना जाता, एक भूखंड नहीं माना गया, बल्कि अपनी माता से बढ़कर माना गया है। माता भूमि पुत्रहूं प्रतिभा, अर्थात भूमि माता है और मैं इसका पुत्र हूं। हमारे वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ भी संस्कृति के पोषक रहे, पालन करने वाले और प्रसारक रहे, जिनमें जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत समाहित हैं। हमारे साहित्य में भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत समाहित हैं। ठीक, ये तो आपका दिया हुआ पैराग्राफ है, ये आपको दिया जाएगा राजस्थान बोर्ड में। अब हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे, वो हैं, देखिए इस साल इसका थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है। 2026 में जो तरीका आएगा वो थोड़ा चेंज कर दिया है, जो अगले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसमें 3 जो क्वेश्चन आएंगे, पहले 3 वो ऑब्जेक्ट आएंगे और बाकी जो 3 हैं वो अति लघुत्तरात्मक आएंगे। ऐसा थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व कौन सा है। ये हम इसलिए अपनी तरफ से लिख रहे हैं, नहीं, ये हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है, वो गद्यांश पढ़ा है, उस गद्यांश के आधार पर हमने आंसर बनाए हैं। और इसका करुणा, ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, लिखा हुआ उसमें। दूसरा हमारा देखिए, सुत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी पूर्व ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन बनाता है। पर्यायवाची हमारे कोर्स में नहीं है, पर अपठित जो गद्यांश है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और हमने भी ऐसा ही प्रयास किया है। तो जो हमने पैराग्राफ दिया था, जो अनुच्छेद दिया था, उसमें शब्द प्रयुक्त हुआ है पुत्र, तो उसका आंसर क्या होगा, पुत्र होगा। ये हमें अपनी तरफ से नहीं लिखना, पैराग्राफ के आधार पर, गद्यांश के आधार पर लिखना है। देखिए हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है। तो ये देखिए बताया गया, माता से बढ़कर बताया गया है कि हमारी भूसीमा एक भूखंड नहीं है, भूखंड के समान नहीं है, और उसे माता से बढ़कर बताया गया है, या माता के समान और माता से बढ़कर। तो ये हमारा आंसर होगा, माता से बढ़कर बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, गद्यांश को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर गद्यांश को पढ़िए, गद्यांश में आंसर देखिए। ऐसा नहीं कहीं से हम लाइन उतार दें, 2 लाइन उतार दें, ऐसा नहीं होता। एक उपयुक्त तो आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक, नारी सम्मान, धैर्य, साहस, समन्वित दृष्टिकोण, ये इसका आंसर है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किनमें समाहित हैं? वेदों में, ठीक, पुराण में और धर्म शास्त्रों में। एक पैराग्राफ पे लिखा हुआ है गद्यांश में, उसमें से लिखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए शीर्षक हमेशा एक पद में या एक से अधिक शब्दों में हो सकता है, पर कहीं कोई वाक्य नहीं बनता इसमें, कहीं कोई दो चार लाइन नहीं बनानी, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति इसका शीर्षक है। देखिए मैं आपको एक बात निवेदन करता हूं कि कभी भी गद्यांश या पद्यांश का शीर्षक खोजना है तो पहले हम उस गद्यांश को पूर्णतः पढ़ें और पढ़ करके इस भाव पर पहुंचे कि गद्यांश किस विषय पर लिखा गया है, किस विषय के बारे में बताया गया है, वही विषय हमारा क्या बन जाएगा, शीर्षक। तो आप पढ़ रहे थे इस गद्यांश को, इसमें पूर्णतः भारतीय संस्कृति की व्याख्या की है, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है, तो हमारा शीर्षक क्या होगा, भारतीय संस्कृति। ठीक, आगे बढ़े। ये हमारे 6 क्वेश्चन थे, अपृत गद्यांश के पूरे हुए। अब हमारा खंड वह शुरू होता है और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, ये आपके बुक के क्वेश्चन आ गए। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया है, मतलब किस कैरेक्टर के बारे में इसमें बताया गया है, उसकी क्या विशेषता है। तो आप जानते हैं बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत के बारे में, किसके बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, बाल गोविंद भगत के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, ये आपका बाल गोविंद भगत के विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया गया है, जो मनुष्यता, मानवीयता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना, सामूहिक रूप से सबको जागरूक करना का प्रतीक है। वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता, ये बात सत्य है। कपड़े बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी का जो आधार है वो जीवन के मानवीय सरोकार है, जीवन के मानवीय मूल्यों का पालन करना ही हमारे सन्यास का एक क्या होता है, आधार होता है। कपड़े बदलना सन्यास का आधार नहीं होता है। तो इसमें बाल गोविंद भगत के एक अद्भुत जो चरित्र है उसका उल्लेख किया गया है, उसी के बारे में पूछा गया है। ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। देखिए, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है, पागल पान वाले के द्वारा कहीं पंक्ति में कैप्टन के प्रति पाने वाले की क्या सोच रही होगी। भाई क्या सोच रही हो इसका उल्लेख है। ये नेताजी का चश्मा जो कहानी है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखित है उसमें। तो देखिए कैप्टन एक देशभक्त व्यक्ति था और पाने वाला एक मजाकी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी बहुत अशोभनीय, शोभा देने वाली नहीं है कि हम किस प्रकार एक देशभक्त व्यक्ति का मजाक बना रहे हैं। इससे पान वाले की संवेदनहीनता और देशभक्त के प्रति उपेक्षा और उदासीनता उजागर होती है। एक देशभक्त के या देशभक्ति के प्रति एक उपेक्षा मान के तिरस्कार का भाव, उदासीनता का भाव उजागर होता है। कैप्टन की भावना को समझ पाना उसके लिए कठिन काम होता है। यदि उसे देशभक्तों और देशभक्ति का ज्ञान होता तो वह इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करता। पर उसने किस लिए की कि उसको देशभक्ति का ज्ञान नहीं है, देश प्रेम की भावना के बारे में पता ही नहीं उसे। और जिन लोगों को देश प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का ज्ञान नहीं होता वे लोग हमेशा
हमारे देश के प्रति इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं। देशभक्त व्यक्ति कभी देश के अहित में कभी टिप्पणी करने वाला नहीं होता है। तो ये जो पाठ है वो देशभक्ति से प्रेरित है, देशभक्ति की भावना से प्रेरित है और देशभक्ति के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए और इसमें हर व्यक्ति सहयोग कर सकता है। ये पाठ भी इसी भावना के साथ लिखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके से की है, स्पष्ट कीजिए। ये राजस्थान बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए शॉर्ट में तो हम दो बातें लिख देंगे, एक तो कमल के जो पत्ते हैं, जल में रहने वाले कमल के पत्तों से, और दूसरी है तेल से सिक्त, तेल से सनी हुई जो गगरी है जो जल के बीच में रहती है उससे की गई है। पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का है, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए जिस राजस्थान बोर्ड में पूरे नंबर मिल सकें। क्योंकि देखो हिंदी में क्या होता है कि आपको 70 नंबर लाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, 75 नंबर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। हिंदी में हमें 100 नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये हमारे निशान क्लासेस का एक तरीके से बड़ा कीर्तिमान है कि हम लगातार हिंदी में 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं, चाहे वो 2023 का बोर्ड हो, 2024 हो, 2025 हो या इससे पहले हो, 2026 में भी हम यही आशा करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे 100 में 100 नंबर लेके आएंगे। इसी उद्देश्य से हम आपको भी पढ़ा रहे हैं। आप भी 100 में 100 नंबर ला सकते हैं यदि आप हमसे जुड़ेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप जरूर क्या है भेजें, हम आपके सॉल्यूशन के लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। अब देखिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से के माध्यम से की है। ठीक, पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल के भीतर रहने वाले कमलिनी के पत्तों से की है, जो जल के भीतर रहते हुए भी जल से अप्रभावित रहते हैं, जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से उद्धव भी संसार रूपी सागर में रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं। इसलिए ऐसा कहा है गोपियों ने। देखिए दूसरा उदाहरण, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल से सिक्त, सिक्त माने बिगड़ी हुई, लिपटी हुई, लगी हुई, गगरी माने मटकी से की है, जो पानी के मध्य रहते हुए भी अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरने देती, एक बूंद भी नहीं आने देती। उसी प्रकार उद्धव भी संसार के बीच रहते हुए सांसारिक विषय प्रेम से विरक्त रहते हैं, वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं। इस 2 उदाहरण दिए गए हैं और हमारा ये क्वेश्चन का आंसर था उद्धव के व्यवहार की तुलना। ठीक, अगला क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये व्यवहारिक क्वेश्चन है और तुलसीदास जी वाले पाठ से लिया गया, तुलसीदास जी वाले पाठ से लिया गया है। और इसमें बताए गए साहस भी होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, पर ये दोनों से बढ़कर विनम्रता है कि विनम्रता व्यक्ति को बहुत महान बनाती है और ये सारी विशेषताएं भगवान राम में थी। ठीक, देखिए, साहस और शक्ति वीरता के आभूषण हैं। यदि शक्ति के साथ विनम्रता आ जाए तो वीरता और अधिक प्रबल हो जाती, और अधिक बढ़ जाती है। विनम्रता व्यक्ति को अहंकारी, निरंकुश नहीं होने देती या होने से बचाती है, कि निरंकुश होने से बचाती है। विनम्रता व्यक्ति को अंकुश में रखती है। इसलिए लक्ष्मण परशुराम की अपेक्षा श्री राम की वीरता को महान माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मण परशुराम में साहस तो था, शक्ति तो थी, पर दोनों में ही विनम्रता का अभाव था। और भगवान राम में ये दोनों तो थी, पर विनम्रता इससे ज्यादा बढ़कर थी। इसलिए क्योंकि श्री राम के स्वभाव में वीरता, पराक्रम के साथ साथ विनम्रता, शांति, शिष्टाचार इत्यादि गुण उनकी वीरता में 4 चांद लगा देते हैं, वीरता को बढ़ा देते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि साहस और वीरता के साथ विनम्रता का होना अति आवश्यक होता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ग्रामीण अंचल में बच्चे खेल कैसे होते थे? माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखित एक देहाती दुनिया उपन्यास था। उस उपन्यास का छोटा सा अंश आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है और उसमें बताया गया है कि बच्चे किस प्रकार से बचपन में खेल खेलते थे। आज से 100 साल पहले लिखा हुआ उपन्यास है, लगभग 2026 में पूरे 100 साल हो जाएंगे। तो देखिए कि किस प्रकार से बच्चे खेल खेलते थे। आज के बच्चों के खेलों में थोड़ा सा अंतर आ गया है। तो इसमें बच्चे कैसे खेल खेलते हैं, देखिए ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल परिवेश के आधारित ही होते हैं थे। परिवेश कहते हैं वातावरण, कि वहाँ का जो वातावरण था रहन सहन के आधार पर होते थे। इसलिए भोलानाथ उसके साथी मिठाई की दुकान लगाते, कहने का मिठाई की दुकान लगाते थे और मिठाई की दुकान में से पत्तों की पूड़ियाँ बना ली और मिट्टी के ढेलों के लड्डू बना लिए। ऐसी चीज़ें वहाँ पर गीली मिट्टी करके जलेबी के आकार में बदल दी, ऐसे करते। रसोई बनाना, वहीं रसोई बना लेते थे, रसोई का कार्यक्रम रखते थे। घरौंदा बनाना, मिट्टी के, रेत के, पत्थरों के घर बना लेते थे। फिर बच्चे खेती करते थे काल्पनिक, ऐसे ही बच्चे हल ले लेते थे, 2 बच्चों को बैल बना लेते थे, खेतों को जोतते थे, ऐसे एक दिन नाटक करते थे। पेड़ की डालियों पर झूला झूलना, खेतों की तरफ भाग गए, पेड़ों की डालियों पर चढ़ गए, झूला झूलने लग गए, खेल लग गए। कुश्ती लड़ना, मजाक मजाक में, हंसी मजाक में कुश्ती लड़ना आदि परिवेश आधारित खेल खेला करते थे बच्चे। तो ये ग्रामीण प्रकृति के, ग्रामीण वातावरण के खेलों का बहुत ही सुंदर सा उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे बढ़े, देखिए आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना, रोना क्यों भूल जाता है? अब आप जानते हैं बच्चे हैं, जैसे ही बच्चों को हम उम्र वाले बच्चे मिलते हैं, अपने बराबर वाले बच्चे मिलते हैं, खुश हो जाते हैं। तो दुख क्या है, कष्ट क्या है, परेशानी क्या है, इनको भूल जाते हैं, मजाक करना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपने साथियों को देखकर प्रसन्न होते हैं, उन्हें अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। वे उनके साथ रहकर खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनके बिना उसकी अटखेलियाँ, जो मजाक कर रहे हैं, मौज मस्ती, शैतानियाँ, शरारतें सब अधूरी रह जाती हैं। वे अपनी समान आयु के बच्चों में आकर अपना दुख, शोक सब भूल जाता है। उसी मग्न अवस्था में और मस्त अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है, रोना भी भूल जाता है, अति आनंदित हो जाते हैं। ठीक, अब आता देखिए गद्यांश है, ये आपके पठित हैं, आपकी पाठ्यक्रम के जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसमें से लिया गया है। ठीक, पहला देखिए, दूसरा पाठ है बालगुण भगत, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के पाठ से लिया गया है। बालगुण भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा था। एकमात्र बेटा था, वह कुछ सुस्त और बौंदा था, कमजोर भी था और मंद बुद्धि था, किंतु इसी कारण बालगुण भगत उसे और मानते थे। कमजोर होने की वजह से बालगुण भगत उस पर अपना सारा ध्यान रखते थे, क्योंकि कमजोर व्यक्तियों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। अब जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, मजबूत है, उसे तो ऑटोमेटिकली लोग प्रेम कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, वो तो खुद ही अपना ध्यान रख लेगा। पर ऐसे लोग जो थोड़ा कमज़ोर हैं,
इन पर हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसी प्रेरणा दी गई है इस गद्यांश में। देखिए आप, बड़ी साध मन इच्छा से उसकी शादी कराई थी। पतु माने पुत्र वधू बड़ी सुभग थी, भाग्यशाली, अच्छी थी, सुशील थी, बहुत शील स्वभाव की थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, देखभाल करने वाली बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया, मुक्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, पर मृत्यु बिना बताए सबको पता लग जाता है। मृत्यु में कोई किसी को बुलाता नहीं है, पर सबको पता लग जाता है। पहला क्वेश्चन, बालगुण भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? आपको पता है, बालगुण भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा था, बेटे की मृत्यु हुई थी। ये हमारे गद्यांश में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, बालगुण भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे? उनका इकलौता पुत्र था, वह थोड़ा कमजोर था, सुस्त था, इसलिए उनकी सोच थी कि ऐसे व्यक्तियों पर विशेष नजर रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। भगत की पतोहू की चारित्रिक विशेषता लिखिए, पुत्र वधू की विशेषता लिखिए। भगत की पतोहू सुभग थी, सुशील थी और कुशल माने अच्छी प्रबंधिका थी, घर की देखभाल करने वाली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, उक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा लेखक का नाम लिखिए। तो बाल गोविंद भगत, ठीक है, किस लिया गया है? बाल गोविंद भगत, और ये आपका है राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत पाठ का नाम है और लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक। अथवा में आता है दूसरा गद्यांश है, ये आपका नेताजी का चश्मा जो कहानी है उस पाठ से लिया गया है। आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में, सावधानी में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे लकड़ी से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं, आंखों में आंसू आ गए, भक्ति भावना से लीन होकर के। देखिए आप, ये तो पैराग्राफ है, किताब का ही है। हवलदार साहब ने अचानक जीप क्यों रुकवाई? आपको पता है, हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति में सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखते ही जीप रुकवाई। कि एक लकड़ी का बना हुआ सरकंडा, एक लकड़ी होती है विशेष प्रकार की, उसका बना हुआ फ्रेम का एक चश्मा था। उसको देखते उनके मन में बड़ा अजीब विचार आया और उन्होंने जीप को रुकवा दिया लकड़ी के चश्मे को देखकर। ठीक, जीप रुकते ही हवलदार साहब ने क्या किया? अब जैसी जीप रुकी तो जीप से कूदकर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए, एकदम देशभक्ति की तरह सावधान कंडीशन में सामने खड़े हो गए। ठीक, ये तो आपको गद्यांश में से लिखना है। हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा देख वे भावुक हुए और उनकी आंखें भर आई कि मूर्ति की आंखों पर, कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी उनकी आंखों पर एक सरकंडे के बने हुए चश्मे को देखकर वो भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई। क्यों? कि वे कम से कम
अभी हमारे देश में देशभक्ति की भावना विद्यमान है या जीवित है, ऐसा देखते हुए उनकी आंखें भर आई कि कम से कम बच्चों के मन में ही सही, पर कम से कम अभी देशभक्ति की भावना बची हुई है। ठीक, आगे देखिए। उक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, लेखक का नाम लिखिए। तो ये पाठ क्या है, नेताजी का चश्मा। तो ये पाठ है, क्या है, नेताजी का चश्मा। लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा फिर पद्यांश होगा। ये भी आपका पठित है। ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आए, हमने 4 दिए हैं, इस साल चेंज कर दिया राजस्थान बोर्ड ने, 3 क्वेश्चन आएंगे। अभी अगले पेपर में 3 मिलेंगे आपको। निम्नलिखित पठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए, इसको आपने पढ़ रखा है, हरे राजनीति पढ़ाए। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव हमारे भगवान श्री कृष्ण ने तो मथुरा में जाके राजनीति का अध्ययन कर लिया है। और जो व्यक्ति राजनीति का अध्ययन कर लेता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हो जाता है, राजनेताओं की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। समझी बात कहत मधुकर के, उद्धव के द्वारा कही हुई बात को समझ करके समाचार सब पाए, सारे समाचारों को प्राप्त कर। अभी मैं इसका नॉर्मल अर्थ बता रहा हूँ, डीपली अर्थ पढ़ना है तो निशान क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर निशान क्लास का टेस्ट सीरीज के साथ साथ पाठ्यक्रम उपलब्ध है। उसमें पूरी की पूरी किताब आपके सामने हमने पढ़ा रखी है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, पूरा व्याकरण पढ़ा रखा है। ठीक, तो आप वहां जाके जुड़ सकते हैं। एक अति चतुर होते हैं पहले ही, गोपियां कह रही हैं उद्धव से, एक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उद्धव जैसे गुरु के द्वारा राजनीति जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम तो उनको बहुत बड़ा बुद्धिमान जानते थे, पर पता नहीं व्यंग कर रही हैं। क्या हुआ, योग संदेश पठाए कि हम गोपिकाओं के लिए योग संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, गोपियां कहते उद्धव पहले के जो व्यक्ति होते थे बहुत भले आदमी होते थे, परहित डोलत धाये। जो परहित माने दूसरे का हित करने के लिए भागे भागे फिरते थे, हमेशा तैयार रहते थे। पहले के लोग बड़े भले आदमी थे। यहाँ गोपियां भी उद्धव से एक कह करके अपना काम करवाना चाह रही हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। इसलिए उद्धव, यदि आप भी भले आदमी हो तो आप क्या करिए कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के मथुरा गए थे तो हमारा मन चुरा कर ले गए थे। इसलिए यदि आप अच्छे आदमी हो तो हमारे मन को हमें वापस लौटा दो, ऐसा गोपियों ने कहा। और मन यहाँ कृष्ण के लिए आया है। ते क्यों अनित करें आपुन, अरे जो व्यक्ति और अनित छुड़ाए, जो व्यक्ति दूसरों को अनीति को छुड़ाने गया हो, अन्याय से न्याय के रास्ते पर लाने गया हो, अधर्म से धर्म का पाठ पढ़ाने गया हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहा है, अनीति क्यों कर रहा है। राज धर्म तो ये सूर। तब सूरदास के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव राजा का धर्म तो होता है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए, अपनी प्रजा को कभी परेशान नहीं करे। एक राजा का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। आगे बढ़िए, देखिए, हरे राजनीति पढ़ाए इस पद में गोपियां कृष्ण के किस रूप का वर्णन करती हैं, तो बड़े राजनेताओं जैसे रूप का वर्णन है। इस पद में गोपियां कृष्ण के राजनीतिज्ञों जैसी चालें चलने वाले रूप का वर्णन है। क्यों, राजनेता हो जाते हैं ना तो छल करना, कपट करना, धोखा देना, ऐसी बातें करना सीख जाते हैं। क्योंकि गोपियों को आभासित होने लगा, महसूस होने लगा कि कृष्ण का मन उनके प्रेम से विरक्त हो गया है, भर गया है। इसलिए वो राजनेताओं जैसी चालें और बातें करने लगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार अनीति क्या है।
तो गोपियों के अनुसार प्रेम की रीति को त्याग कर योग साधना अपनाने का संदेश देना और पहले प्रेम करना फिर बदल जाना ही एक तरीके से अनीति बताया गया है, अन्याय बताया गया है। ठीक है, ऐसा कृष्ण कर रहे थे गोपियों के साथ। उपयुक्त पद में गोपियों की कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है? उपयुक्त पद में गोपियों की चतुरता, इसको वाक चातुर्य भी कह सकते हैं हम लोग। वाक चातुर्य, वाग विदग्धता मतलब चतुराई, वाणी की चतुराई एवं व्यवहार कुशलता की विशेषता प्रकट हो रही है। ठीक है, इनमें लिख दिया है, इन दोनों का अर्थ ये भी हो जाए वाक चातुर्य, ये भी लिख सकते हैं हम। उक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा कवि का नाम लिखिए। तो देखिए भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। वैसे आप बता देखिए सूरसागर, सूरसागर ये है सूरसागर, और सूरसागर में क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग है। और भ्रमर गीत प्रसंग के 4 पद हैं, वो हमें दिए गए हैं तुम्हारे पाठ्यक्रम में। और लेखक या कवि कौन है? कवि का नाम है सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर। सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग के 4 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन्हीं में से लिया गया है। अगला देखिए आपका तुलसीदास वाले पाठ से है, देखिए। और यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कुछ पंक्तियां हैं। सो बिल गाए बिहाए समाजा, नहीं तो मारे जाए सब राजा। देखिए किसने कहा है? ऋषि परशुराम गुस्सा में आ गए, कहा सो बिल गाए, बिलगा अलग हो जाए कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति राजाओं की समाज को छोड़ के अलग हट जाए। ना तो मारे जाएं सब राजा, नहीं तो आज मेरे हाथों से सारे राजाओं का वध कर दिया जाएगा। सोने मोने वचन लखन मुस्काने। तब ऋषि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बोले परस धरेव अवमाने। तब ऋषि परशुराम का अवमान मन अनादर करते हुए, अपमान करते हुए कहते हैं बहु धन हूं तोर ही लरिकाई, कि हमने बचपन में बहुत सारी छोटी छोटी धनुषियों को तोड़ा था। कबो न आश्रय सकीन गोसाई। हे स्वामी, हे ऋषि परशुराम, आपने इससे पहले हमारे ऊपर किसी ने कभी गुस्सा नहीं किया। ये धन पर ममता के हेतु, फिर इस धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है? तुम्हारा इतना प्रेम क्यों है? सोनेरे साय के भृगुकुल केतु, सुन करके गुस्सा में आकर के और भृगुकुल में जन्म लेने वाले, पताका की तरह लहराने वाले ऋषि परशुराम कहते हैं, क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल वसो, हे राजकुमारो तुम काल वसो, तुम मौत के वशीभूत हो। बोलत तोय न संभाल, तुझे बोलते समय अभी इस बात का ध्यान नहीं, जवान संभाल के बोल। क्या बोल रहा है? धनु समत्र पुरार धनु, तू भगवान शिव जी के धनुष को, त्रिपुरार शिव जी के धनुष की तुलना तुम छोटी छोटी धनुषियों से करता है। विदित सकल संसार, जिस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है, पूरे संसार को पता है, और तुम उन धनुष की तुलना छोटे धनुषों से करते हैं। ठीक, ये प्रसंग था आपका। परशुराम ने किसे समाज से अलग करने के लिए कहा? तो लिखा था परशुराम ने शिव के धनुष को तोड़ने वाले को समाज से अलग करने के लिए कहा कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति राजाओं की सभा को छोड़ के अलग हट जाए। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण के वचनों का परशुराम पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए, उठे और बोले कि तुम काल के वश होकर, काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता या समझ नहीं है, तुम्हें जानकारी नहीं है। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए परशुराम का अपमान करते हुए कहा कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, उस समय तो ऐसा क्रोध किसी ने भी हमारे ऊपर नहीं किया, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? ऐसा कहा लक्ष्मण ने। उक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा कवि का नाम लिखिए। तो पाठ कौन सा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, बालकांड से लिया गया है और तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। ठीक है, रामचरितमानस का अंश है। अगला क्वेश्चन, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आ चुका है राजस्थान बोर्ड में। देखिए, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कह करके उन पर तीखा व्यंग किया है, कठोर व्यंग किया है। गोपियां उद्धव को अभागा सिद्ध करना चाहती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ज्ञानी और योगी हो, लेकिन तुम प्रेम के महत्व को नहीं जानते हो। जो व्यक्ति किसी का प्रेम नहीं पा सकता और प्रेम नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति गोपियों की नज़र में अभागा है, दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि प्रेम का आनंद संसार में भाग्यवान को ही मिलता है। इसलिए ये है आएगा, इसलिए हे उद्धव, तुम संसार रूपी सागर में रहते हुए रहकर भी प्रेम से क्या होते हो? वंचित रहते हो। ठीक है, कहती है कि हे उद्धव, यहां भी आएगा हे उद्धव। ठीक, तो ये आपका आंसर था, इन्होंने व्यंग किया उद्धव पर। अगला अथवा माता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण से तो स्पष्ट करिएगा, व्यंग किया है पूरे प्रसंग में तुलसीदास जी के द्वारा। देखिए, कवि तुलसीदास के द्वारा रचित लक्ष्मण व परशुराम संवाद व्यंग का अनूठा मन अनोखा, सौंदर्य मन सुंदरता मिलती है। कवि तुलसीदास ने लक्ष्मण परशुराम संवाद में आवश्यकता अनुसार समय समय पर व्यंगों का सहारा लिया है, कमेंट्स किए, व्यंग किए हैं। परशुराम के क्रोध में लक्ष्मण के व्यंग कथन घी का काम करते हैं। लक्ष्मण समय समय पर व्यंग युक्तियों के माध्यम से परशुराम को उकसाते हैं, भड़काते हैं, उठाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रसंग को व्यंग का अनूठा सौंदर्य मिलता है। ये आपका आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, देखिए, भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ के चल दूंगा। बाल गोविंद भगत ने क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? देखिए, जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पुत्र वधू को समझाते हुए कहते हैं, भाई तुम घर से यहाँ चले जाओ, दूसरी शादी कर लेना। जब जाने की मना करती हैं कि नहीं मैं यहीं रहूंगी, सेवा श्रद्धा करूंगी, तब उन्होंने कहा भाई आप चले जाओ, नहीं तो इस घर को छोड़ के मैं चला जाऊंगा। क्योंकि उनका उनके प्रति बहुत गहरा प्रेम का भाव था, निस्वार्थ भाव था। वो चाहते थे कि हम तो बहुत कम समय जीवित रहेंगे, इसका जीवन कैसे निकलेगा। और इसमें एक जो विधवा विवाह की कुरीति थी उसको भी थोड़ा तोड़ने का प्रयास किया था उन्होंने पाठ के माध्यम। देखिए, भगत जी सच्चे अर्थों में कबीर पंथी साधु थे, कबीर के अनुयायी थे। मृत्यु की ईश्वर मिलन का अवसर मानते थे कि जन्म मरण होता है, व्यक्ति मरता नहीं है, आत्मा घर बदलती है, परमात्मा विलीन हो जाती है। विधवा बहू की युवावस्था देखकर उसके भाई को बुलवाकर उसको कहा कि इसको ले जा, इसकी दूसरी शादी कर देना, कि उसका जीवन कैसे निकलेगा। बहू ने कहा कि आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मैं यहीं रहूंगी। अच्छी थी बहू, सेवा श्रद्धा वाली थी, सुभग थी, सुशील थी, इसलिए ऐसा कह रही है। लेकिन उनका निर्णय अटल था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि भाई
अटल ये था कि टल नहीं सकता। उन्होंने लास्ट में भी कह दिया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, तो तब भी वो अकेली रहती, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा कहानी क्या संदेश देती है? देशभक्ति का संदेश देती है। ठीक, लेखक स्वयं प्रकाश जी की नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य यह है कि जो लोग देश की समृद्धि में, विकास में अपने तरीके से योगदान देते हैं, वही देशभक्ति वो आएगा, वही देशभक्ति का कार्य करते हैं। इसी को व्यक्त करती हुई कहानी नेताजी का चश्मा बताया गया कि बड़े ही नहीं, देशभक्ति का कार्य करने में पीछे नहीं है, कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी देशभक्ति का कार्य करने में पीछे नहीं है। यथा योग्यता अनुसार सभी अपने कार्यों में पूर्ण रूप संलग्न है। कहने का तो बड़े नहीं, बच्चे भी देशभक्ति की भावना कर सकते हैं। हर व्यक्ति देशभक्ति और देश प्रेम की भावना कर सकता है। इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण होना, और सबको कि सब लोग अपने अपने अनुसार, अपने अपने योग्यता अनुसार देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कर सकते हैं। ठीक, अब ये अपना कृतिका से है। बच्चे बचपन निर्दोष मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, बच्चे सचमुच निर्दोष एवं मासूम होते हैं, उनके मन में अनावश्यक भय नहीं होता, डर नहीं होता। इस कारण वे बूढ़े को बूढ़ा कह देते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं, क्या कहेगा मेरे से। खूसट को खूसट माने खराब व्यक्ति को खराब। उन्हें ऐसी बातों के दुष्परिणाम का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, कोई हमें डांटेगा, कोई मारेगा, पीटेगा, इसकी चिंता नहीं है। इसी कारण एक बूढ़े वर्ग ने उन बच्चों के पीछे पड़कर उन्हें दूर तक खदेड़ा। एक जो बूढ़ा व्यक्ति था, शादी होके आई, उसको चिढ़ा दिया तो उन्हें भयंकर उसकी पिटाई करी, भगाया उनको। ऐसी मूसन तिवारी को चिढ़ाने पर उन्होंने गुरुजी से उनकी शिकायत कर दी, उनको चिढ़ा दिया। चूहे के बिल में पानी डाल दिया। अब उन्हीं पर चूहे के बिल में पानी डालेंगे तो उसमें से हो सकता है सांप निकले, चूहा निकले, काट ले। बच्चे हैं, सर्प निकला तो उसे देखकर बेतहाशा भागे और छोटे गाय, फिर भागे, चोट लगी। तो बच्चे हैं, इनको इस बात का डर नहीं है कि हम जो मस्ती कर रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसकी कोई चिंता बचपन में छोटे बच्चे नहीं करते हैं। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, कि लड़के और बंदरों की एक जैसी आदत है। वो पराई माने दूसरी की पीड़ा नहीं समझते, दूसरे का दुख नहीं समझते कि इस कार्य करने से व्यक्ति का क्या नुकसान होगा। ऐसी बंदरों की आदत है, किसी का कोई भी कीमती सामान हो उसको उठा ले जाएंगे, तोड़ के फेंक देंगे। ऐसी बच्चे हैं, बच्चों को पता ही नहीं। तो यही पंक्ति इसमें देखिए, लड़के बंदर पराई पीर नहीं समझते, पीर माने पीड़ा होता है, पराई पीड़ा नहीं समझते। पंक्ति पूर्णतः सत्य है, क्योंकि लड़के कई बार ऐसे खेल खेलने लगते हैं जिससे अकारण पक्षियों एवं जानवरों को कष्ट पहुंचता है। इसी प्रकार बंदर भी अकस्मात किसी का भी कीमती सामान उठाकर पटक देते हैं, फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। वही सेम आदत बच्चों में होती है। ठीक, ये अपने माता कंचल वाले पाठ से लिया गया है। अब देखिए, सूरदास अथवा तुलसीदास के कृतित्व व्यक्तित्व का परिचय है। तो सूरदास का देखिए, सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के एक महत्वपूर्ण कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका जन्म 1478 तथा निधन 1583 में माना जाता है। उनके 3 ग्रंथों में सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली में सूर सागर सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया है। सूर, वात्सल, श्रृंगार, श्रृंगार में एक ही आता है, ऐसे होता है श्रृंगार। श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के, इसमें 8 कवि थे, इस अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं
सूरदास की भक्ति सख्य माने सखा भाव की मानी गई है। तो देखिए ध्यान रखें, जन्म 1478 में हुआ, मृत्यु 1583 में हुई, और इनका जो जन्म स्थान है उसके बारे में देखिए मत है कि इनका जो जन्म स्थान है वो कुछ लोग तो रेणुकता मानते हैं, इसमें आया नहीं, रेणुकता है रेणुका क्षेत्र में और आगरा मथुरा के बीच में, और वही मानता सर्वाधिक लोकप्रिय है कि आगरा मथुरा के बीच में या पास में एक रेणुका नामक क्षेत्र है, रेणुकता गांव है, वहां पर हुआ था। ठीक है, ये आप लिख देंगे। देखिए उनकी कविता ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, उनकी काव्य शैली गीति काव्य शैली है, उनका अधिकांश साहित्य इसी शैली में जो उनकी अक्षय कीर्ति का आधार बनी है। ठीक है, और रेणुकता, इनका जो रेणुकता एक जगह है वहां पर हुआ था, आगरा मथुरा के पास जन्म स्थान है। ठीक, अब आता है तुलसीदास। ये भी भक्ति काले कवि थे और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भक्त शिरोमणि महाकवि तुलसी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। ध्यान रखना, बांदा जिला है, राजापुर गांव है, 1532। बचपन में माता पिता का बिछुड़ जाने के कारण तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, कठिनाई बीता। गुरु नरहरिदास की कृपा से राम भक्ति का मार्ग प्रशस्त माने मजबूत हुआ। पत्नी से मिली वर्षना फटकार का कारण ये सांसारिक मोह माया से विमुख हो गए, छोड़ दिया, और राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हो गए। राम भक्त कवियों में तुलसी सर्वश्रेष्ठ हो गए। रामचरितमानस इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार ग्रंथ है। उनका कालजयी महाकाव्य, कालजयी समय का प्रभाव नहीं पड़ता इस पे। तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त महान आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। रचना में एक तो देखिए है रामचरितमानस, ठीक, देखो एक तो आपकी रामचरितमानस है ये आपकी, ठीक है, मानस। उसके बाद में कवितावली, फिर आपकी गीतावली, ठीक है, विनय पत्र का ये रचना है जो आप याद कर लेना। ठीक है, ये लगभग 12 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। रामचरितमानस लोकप्रिय था, कवितावली, गीतावली, विनय पत्र का तुलसी की श्रेष्ठ कृतियां हैं। एक पैराग्राफ बना सकते हैं कि इनकी निम्नलिखित रचना है और आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, अब आता है स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। तो पहले स्वयं प्रकाश का देखिए, इनका जन्म अपन चाहे तो इसकी भाषा बना सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। जन्म 1947 में हुआ, लिख देंगे। इनका जन्म 1947 में हुआ। कहाँ हुआ? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक, एक वसुधा एक पत्रिका थी, उसका उन्होंने संपादन किया, और वैसे इंजीनियर थे, लिख सकते हैं हम लोग। एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में इन्होंने नौकरी भी की थी, इन बातों का उल्लेख कर सकते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, संधान, इनकी रचना थी। उपन्यास में बीच में विनय, ईंधन उपन्यास रहे, इनकी कृतियां थी। और 2019 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। ये अपने स्वयं प्रकाश के बारे में जानकारी है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप। अब रामवृक्ष बेनीपुरी है। देखिए 1899 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बेनीपुर गांव में हुआ, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। ठीक, 1968 में इनका मृत्यु हो गई। इनको ध्यान रखना, कलम का जादूगर कहा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर के नाम से जाना गया है। अब देखिए पत्रिकाएं, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी जनता, जनवाणी, नई धारा, इनका संपूर्ण साहित्य बेनीपुर रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। रचनाएं पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्त रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, इनका संस्मरण है। ये इनका रचना परिचय था, इनका जीवन परिचय था। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें स्वयं को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामगंज मंडी का चंदन मान के प्रधानाचार्य महोदय को खेल सामग्री हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं लिखना। देखिए, सबसे पहले सेवा में, ठीक, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख देंगे। राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय कहाँ से लिखा जा रहा है? रामगंज मंडी। इसमें ये पत्र लिखने वाला कौन है, किस विषय पर लिखा जा रहा है, किसके लिखा जा रहा है, इन बातों का ध्यान रखना है। विषय खेल सामग्री मंगवाने के संबंध में महोदय, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री का नितांत मान हमेशा अभाव माने कमी है, जिसकी वजह से हम सभी विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है। वॉलीबॉल, नेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, रैकेट पुरानी एवं टूटी फूटी पड़ी हैं, जो थोड़ी बहुत ठीक है वो है स्टोर में रखी है, जिसे भी नहीं दिया जाता। इस कारण विद्यार्थियों की खेल गतिविधियां लगभग बंद पड़ी हैं। हम कोई खेल नहीं खेल पाते। छोटे छोटे वाक्य बनाइए, लिखिए। अतः आपसे प्रार्थना है कि खेल संबंधी कठिनाइयों का निवारण करने एवं खेल सामग्री मंगवानी कृपा करें। धन्यवाद। प्रार्थी लिख सकते हैं, भवदीय लिख सकते हैं, आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हैं, कौन है? चंदन, और ये दिनांक लिख दी। ठीक है, इस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र। अथवा में आता है दूसरा, देखिए, स्वयं को काशी नगर का राघव मानते हुए अपने छोटे भाई राजीव को स्वास्थ्य सुधार हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहले हर्ष निकुंज जगह हो गई, कहाँ? काशी नगर, दिनांक 5 दिसंबर 2025 को लिखा जा रहा है। यहाँ स्थान और दिनांक आता है। इधर प्रिय अनुज, राजीव छोटा भाई है, अनुज लिख दिया। सही, इसने हमने आशीर्वाद दे दिया छोटे भाई को। कल ही तुम्हारा हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। समाचार पढ़कर अति प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन कमी इस बात की महसूस हुई कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं तुम्हें स्वास्थ्य के संबंध में सचेत करना चाहता हूं कि तुम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम आदि पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद और व्यायाम भी अति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए विद्यालय में पढ़ाई के साथ ही खेल कूद भी अनिवार्य रखे जाते हैं। खेल खेलने से जहां हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसमें स्फूर्ति आदि ऊर्जा आती है, मन प्रसन्न रहता है, वहीं एक उत्साह भी समाया रहता है। इसलिए तुम पढ़ाई के साथ खेल कूद पर भी ध्यान दो। विद्यालय में नियमित खेलना शुरू कर दो। प्रातः जल्दी उठकर नियमित व्यायाम और योग अभ्यास भी करना प्रारंभ कर दो। इनके साथ ही पौष्टिक भोजन, अच्छा भोजन भी विशेष ध्यान दो, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन भी अति आवश्यक है। आशा है कि तुम स्वास्थ्य सुधार हेतु बताए उपायों पर शीघ्र ध्यान ही नहीं दोगे, बल्कि उनकी क्रियान्विति पालन कर अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़, मजबूत और सुंदर बनाओगे। ठीक है, और यहाँ आ गया तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा भाई कौन है? राघव। इस प्रकार से देखिए ये पत्र लिखे जाते हैं। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमने अभी कराया। अब मैं पुनः आपसे एक बार यही कहना चाहता हूँ कि आप जरूर इन वीडियो को देखें, और निशान क्लासेज की जो टेस्ट सीरीज है उसका शुभारंभ हो गया है। अभी इसमें 4-5 पेपर हो गए हैं। जो बच्चे अभी जुड़ना चाह रहे हैं वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं इसमें, और उन बच्चों को जो छूटे हुए पेपर हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। बाकी ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। निशान क्लासेज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही उसमें रूप में उपलब्ध है आपके सामने। और निशान क्लासेज पे आप जरूर भरोसा करें, जरूर टेस्ट सीरीज भरोसा करें, पढ़ाई पर भरोसा करें, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। इसी आशा के साथ हम तुम्हारे सामने उपस्थित होते हैं कि आप जरूर हमारी बात सुनेंगे, हम पर भरोसा रखेंगे, निशान क्लास से भरोसा रखेंगे, तो आप जरूर, आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। इसी आशा के साथ आपसे फिर मिलेंगे, और इसलिए आपको बहुत धन्यवाद।
और निशान है तो सफलता निश्चित है। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।